हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज क्या क्या हैं। उसमें हमने देखा कि अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है साम्राज्य का प्रशासन। इसमें हमें बेसिकली मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए जैसे आज भारत है और सेंट्रल लेवल पे हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली है राजधानी। इसी तरह उस समय राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। और बाकी जो इलाके थे उसको 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया था। बाकी जो इलाके थे वहाँ पे अलग से एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाती थी। जैसे आज देखते हैं हम लोग कि भारत में राज्य हैं और राज्यों में एक एक मुख्यमंत्री होता है। आप ऐसे ही समझिए कि अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया था और इकाइयों में, और फिर उनमें एक एक नियुक्ति कर दी अधिकारी की, जिसे हमने गवर्नर कहा। आगे देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो ये जो टैक्सेशन है वो उसे ये अधिकारी इकट्ठा करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। तो देखिए, एक तो प्रशासन में हमें अधिकारी दिख रहे हैं जो टैक्स वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। उसके अलावा संदेशवाहक भी हमें नज़र आ रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और जासूसी किया करते थे। जासूस हुआ करते थे जो जासूसी का काम करते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। ये जो वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता लिखा है यहाँ, ये जैसे आज कैबिनेट होती है उसी तरह से हुआ करती थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि एक कैबिनेट है, मंत्रियों की बैठक होती है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसी तरह उस समय भी था। इसके बाद देखते हैं मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत या क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ये वही लाइन लिखी है जैसे अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा मौर्यन एम्पायर है, तो इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये रीजन अलग, ये रीजन अलग, ये तक्षशिला का रीजन अलग, ये उज्जैन के आसपास का रीजन अलग। और इन चारों क्षेत्रों में एक एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। मान लीजिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और इधर पाटलिपुत्र में राजा स्वयं हुआ करता था। तो इस तरह से जो ए अधिकारी होगा, ए गवर्नर, वो इस रीजन को देखेगा, बी इस क्षेत्र में, और सी यहाँ पर, डी यहाँ, इस तरह से इन्हें हम लोगों ने प्रांत कह दिया। और इन प्रांतों की भी राजधानियाँ करते थे, जैसे अभी लिखा है ना यहाँ, ये कि इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। तो ये जो गवर्नर बनाए जाते थे तो वो कोई ना कोई विश्वास पात्र ही होना चाहिए जो आगे विद्रोह ना कर पाए या करने की चेष्टा ना करे। चेष्टा मतलब इच्छा ना करे। तो उसमें क्या होता था कि वो अपने अपने पुत्रों को ही वहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो देखिए, वहाँ पे अलग से गवर्नर तो नियुक्त होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नियम कानून सब थोप दिए जाते थे उस जगह पर। अगर वहाँ की कुछ स्थानीय परंपराएं हैं जो वहाँ के लोगों का जिनका वहाँ के लोग पालन कर रहे हैं, तो उनको वरीयता दी जाती थी और उन्हें एज इट इज़ बनाए रखा जाता था। आगे लिखा है प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो देखिए, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये प्रांत थे, ये इस तरह से 4 प्रांत यहाँ डिवाइड हो गए थे। इन प्रांतों में
केंद्र का या फिर राजा का जो पाटलिपुत्र में था, उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल इतना नहीं था। वो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश डायरेक्ट करते थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण थे, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। आवागमन मतलब आना जाना, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। भेंट का मतलब गिफ्ट, और कर टैक्स, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना किसे कहा, ये अभी हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मतलब जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की प्रबलता थी, प्रमुखता थी, मतलब जहाँ जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती थी, वहाँ से कर के रूप में वही ले ली जाती थी। अब जो जंगल वाले क्षेत्र थे, वहाँ तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ के लोगों से ये उम्मीद करते थे कि वो अपने हाथी, लकड़ी, मधु, मधु मतलब होता है शहद, हनी, और मोम, या फिर जो भी चीज़ें हैं ऐसी, वही वो ला कर दे दें। और जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, वहाँ से कंबल, और दक्षिण भारत में सोने या कीमती पत्थर, ये सब चीज़ें। नजराना कैसे कहा गया है यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराने का मतलब गिफ्ट ही होता है। तो जैसे टैक्स तो देना ज़रूरी होता है, नियमित रूप से उसे लिया जाता है, लेकिन नजराना क्या था, वो कभी कभी, और ये सभी लोगों से नहीं लिया जाता था। इसे केवल उन्हीं लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इसे देते थे, मतलब अपनी इच्छा से। अगर कोई देना चाहे तो दे देता, वरना नहीं देता था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, राजधानी में सम्राट, इसमें हमें बताया कि जो सम्राट था वो कैसे अगर यात्रा पे जाता था तो क्या क्या होता था। उसके अलावा पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया गया है, और ये सब वर्णन कौन कर रहा है, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में। तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये हमें याद भी रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आया था। तो ये यूनान का राजा सेल्यूकस निकेटर था, उसी का राजदूत था। मतलब कहाँ से आया था, यूनान से। और किसका राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। देखिए, इसे आप लोग चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं इतने हिस्से को। इसमें यही बताया कि अगर राजा शोभा यात्रा में जाता था तो वो सोने की पालकी में जाता था, अंगरक्षक उसके चारों तरफ थे, हाथी घोड़े सजे हुए रहते थे सोने से, चांदी से। उसके अलावा अंगरक्षक में महिलाएं भी थीं, राजा उनसे घिरा रहता था। और ये भी ध्यान रखा जाता था कि कोई राजा की हत्या ना कर दे, तो इसके लिए खाना देने से पहले राजा को वो भोजन भी चख लिया जाता था। और राजा कभी भी 2 रात से ज़्यादा एक कमरे में नहीं सोता था। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है जो मेगस्थनीज ने हमें पाटलिपुत्र के बारे में बताया। पाटलिपुत्र क्योंकि उस समय राजधानी थी, और ये आज कहाँ है, आधुनिक पटना। इसके बारे में जो कुछ उसने बताया ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। बुर्ज एक तरह से आप खम्भे जैसे समझ लीजिए, और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर, तो देखिए 2-3 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ भी हुआ करती थी, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। अब यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो बने हैं वो लकड़ी के बने हैं और कच्ची ईंटों से। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। देखिए, राजा का महल तक यहाँ लकड़ी से बनाया है, काठ का मतलब भी लकड़ी होता है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जिससे कि पता चल जाए कि उसमें जहर है या नहीं है। किसी ने राजा को मारने की कोशिश तो नहीं की। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने सिंधु घाटी सभ्यता वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे नगरीय सभ्यता थी और पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। लेकिन पाटलिपुत्र में हमें लकड़ी और कच्ची ईंटें दिखाई पड़ रही हैं। तो यही हमें ध्यान रखना है
कई बार यूपीएससी कंपैरिजन करके पूछ लेते हैं। एक बार अभी जैसे क्वेश्चन आया था मेंस में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आज की नगरीय सभ्यता को मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको कि आज के नगरों को वो कैसे इनपुट प्रदान करती है। तो एक तरह से कंपेयर करना था आज के नगरों की नगरीय नियोजन को, मतलब टाउनशिप प्लानिंग को, और उस टाइम की टाउनशिप प्लानिंग को कि सड़कें कैसी थी और बाकी सब चीज़ें। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो एक अशोक का अभिलेख मिला है जिसमें उसने अपनी बात बताई कि कलिंग युद्ध उसके बाद उसने क्यों छोड़ दिया, युद्ध करने के बाद क्यों उसने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था। तो यहाँ लिखा है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, क्या कहा, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ये ब्राह्मण तो आप समझ गए होंगे, श्रमण कौन थे? तो श्रमण भी आप ब्राह्मणों जैसे ही समझिए। ये वे लोग हुआ करते थे जो संन्यास धारण कर लेते थे और जंगलों में चले जाते थे। इनका कोई एक निश्चित आवास नहीं होता। तो जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो युद्ध में तो देखिए हानि सभी की होती है, चाहे कोई जीते या हारे। उसमें दास मृतक सभी का नुकसान होता है, इतने लोग मारे जाते हैं। तो ये तो आज भी है। तो इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने, ये धम्म क्या है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। धम्म का मतलब आप सीधा सा धर्म से अर्थ निकाल सकते हैं। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो उसने देखिए युद्ध का रास्ता छोड़कर बलपूर्वक विजय प्राप्त करने से अच्छा उसने सोचा कि एक धम्म की नीति अपनाई जाए। ये धम्म क्या था? इसमें उसने कुछ नैतिक संदेश दिए सभी को, अपने लोगों को भी और अपने आस पड़ोस के राज्यों को भी। इसे हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये संदेश दे रहा था वो अपने बेटे और पौत्रों को कि मेरे बाद जो आएंगे वो भी युद्ध का रास्ता ना अपनाएं बल्कि धम्म को ही आगे बढ़ाएं। तो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो ये पूरी स्लाइड में हमने यही देखा। अब यहाँ लिखा है धर्म जो है धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो धम्म शब्द प्राकृत भाषा में है और संस्कृत में धर्म होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास अशोक एक अनोखा सम्राट। ये वही जो चैप्टर की भी हेडिंग है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये बहुत पहले ही हमें दिखाई पड़ता है कि अशोक कैसे अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाता है। और ये आज भी आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सिटीज़न चार्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, नागरिक चार्टर। जैसे कभी आप लोग अगर बैंक में गए होंगे तो बैंक में आपने देखा होगा कि एक लंबी सी लिस्ट लगी होती है कि बैंक आपको ये सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो वो सिटीज़न चार्टर था, या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था बैंक जैसी वो जो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहती है उसे वो किसी लिस्ट के माध्यम से दिखाई देगी या दिखा देगी। तो उसी तरह से अशोक ने भी किया कि जो उसके इंस्ट्रक्शंस थे उसे अभिलेखों पर उसने खुदवा दिया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो ये भी इसीलिए हुआ क्योंकि ये लोग सब पढ़ पाते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। मैप में अभी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कि किस किस जगह से अशोक के वो अभिलेख मिले हैं। तो इसमें मानसेहरा, शहबाजगढ़ी ये नॉर्थ में, और ये कंधार, लंपक नॉर्थ वेस्ट में, मस्की, गुर्जरा, ब्रह्मगिरी, नेतूर, बहुत सारे हैं, नेतूर, उडगोलन, बहुत सारे। ये गिरनार है, इधर रामपुरवा, लोरिया, अर्राज,